गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ था कि जब किसी शेल को कनेक्ट करते हैं दूसरे शेल के साथ तो फिर क्या होता है, या फिर किसी भी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ या तो टच कराया जाए या तो फिर उसको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाए। दोनों केस में ऐसा होगा कि चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे और तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो जब भी कोई दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएगा। और ये मूवमेंट तब तक चार्ज का चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लास्ट क्लास में कर लिया था। हम उसी के ऊपर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको रिवाइज करवा दूं ताकि जिनका यूज़ करने वाले हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, तो यूजुअली हम शेल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। शेल या सॉलिड कंडक्टर अगर दिया हुआ है तो अगर मान लो कि एक शेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो +Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो बस एक बार इसका पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जिसका आज यूज करने वाले हैं। तो इसका रेडियस बच्चों r के बराबर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज q के बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम सेल के अंदर की बात करें, मतलब फॉर r लेस देन कैपिटल R की बात करें। ठीक है, तो शेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 के बराबर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अपने पास एक फॉर्मूला है dV - E.dr। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखे तो dV की वैल्यू 0 आएगी। अगर dV की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब कि जैसे ही शेल के अंदर आप जाओगे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही अंदर भी शेल के पोटेंशियल होगा। इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल होगा कितना? KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर, जो कि बराबर है पोटेंशियल ऑफ सरफेस। ठीक है, इतनी चीजें हो गई कि इनसाइड शेल क्या होगा। अब आउटसाइड की बात आते हैं, ये चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आउटसाइड की बात करें कि आउटसाइड शेल क्या चीज होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये चीज पढ़ा ही है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मान के आप पोटेंशियल और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो इसका मतलब R ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और आप मन लगा के इसको सॉल्व करिएगा, आंसर तक पूरी तरीके से पहुंचने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, दो शेल को कनेक्ट कर रहे थे, वैसा ही कुछ बस सेंटर पे एक और चार्ज दे देते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच शेल after switch S is closed। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम ये है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, उसके किनारे एक शेल दे देते हैं और एक और शेल दे दिया। ठीक है, तो ये दो शेल हैं, ये Q हो गया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 2Q दे दिया, इधर चार्ज 3Q के बराबर हो गया। इसका रेडियस जो है वो R के बराबर है और ये बड़े वाले शेल का रेडियस जो है वो 3R के बराबर है। ठीक, और यहाँ पे स्विच दे दिया गया है। अब ये स्विच जैसे ही क्लोज होगा चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे ताकि इन दोनों शेल का पोटेंशियल बराबर हो सके। एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीन को भी पॉज कर लो और आंसर निकालने की कोशिश करो कि फाइनल चार्ज इनर शेल पे और आउटर शेल पे कितना होगा। चलो बच्चा, ये मानते हुए कि आपने पूरा मन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलता हूं। देखते हैं आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। देखो,
सबसे पहले स्विच को क्लोज किया, ठीक है, तो स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। तो चार्ज का फ्लो होना शुरू किया, मान लेते हैं यहां से Q चार्ज निकल के बाहर वाले सरफेस पे चला गया, तो यहाँ पे 2Q माइनस Q चार्ज हो गया और बाहर वाले सरफेस पे 3Q प्लस Q चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर तो देखो इसका नाम मैं दे देता हूं A और इसका नाम B, ठीक है। तो VA की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो VA की वैल्यू अगर बच्चों कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक तो A के ऊपर कहां से पोटेंशियल आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, एक शेल के ऊपर जितना चार्ज है उसकी वजह से आ रहा है और बाहर वाले शेल के चार्ज की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहां से VA की वैल्यू अगर लिखें तो VA की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ डिवाइडेड बाई R, शेल की वजह से A के शेल के चार्ज की वजह से K टाइम्स 2Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R, और साथ में बाहर वाले शेल की वजह से K टाइम्स 3Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 3R, ठीक है। इतना पोटेंशियल हमने लिख लिया। अब B वाले पोटेंशियल की बात करते हैं। B वाले शेल का मतलब सबसे आउटर वाला शेल जो है उस पे भी 3 जगह से पोटेंशियल मिलेगा। तो देखो चार्ज की वजह से KQ डिवाइडेड बाई 3R, क्योंकि चार्ज से शेल की दूरी 3R के बराबर है, प्लस K टाइम्स 2Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 3R, क्योंकि इस शेल के चार्ज को भी पूरा आप सेंटर पे मान सकते हो, क्योंकि शेल के कारण जब बाहर कोई पोटेंशियल फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आउटर शेल की बात करें तो आउटर शेल की वजह से आउटर शेल पे ही पोटेंशियल आएगा K टाइम्स 3Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 3R, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखो इनको इक्वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो VA बराबर VB आप सॉल्व करो, ठीक। तो ये चीज देखोगे कि ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप इतने समझदार बन जाओगे कि आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि लास्ट वाला शेल जो सबसे आउटर शेल है ना, वो देखो जितना खुद पे पोटेंशियल देगा उतना ही अंदर वाले शेल पे पोटेंशियल देगा। मतलब कि इसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट होना ही नहीं है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना है वो इनकी वजह से जनरेट होना है, ठीक है। तो उस वही चीज आपको दिख भी रहा है कि ये वाले टर्म क्या कर गए, आपस में कैंसिल हो गए। आप आगे के भी कैलकुलेशन में देखना कि आउटर शेल वाला जो टर्म है वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए जब इक्वेट कराएंगे, तो फिर ये दोनों टर्म इक्वेट करके देखिए आंसर कितना आता है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कराएंगे, इस पूरे 3 टर्म, इस 3 टर्म को इक्वेट कराए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पूरा K भी कैंसिल होगा, R भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या इक्वेशन, देखो Q प्लस 2Q माइनस Q, ठीक है। फिर उसके बाद ये बराबर आएगा, यहां से बचेगा Q डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3Q, और यहां से ये आके ये 3Q, तो इधर बचेगा 2Q के बराबर, और फिर Q बाई 3 तो 2Q, तो यहाँ पे Q की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3Q के बराबर, ठीक है, प्लस 3Q के बराबर, ठीक है। एक बार खुद से सॉल्व करो और यहां तक पहुंचो, ठीक। अब यहां पे अपने को 3Q पता चल गया कि 3Q, इसका मतलब कि फाइनल चार्ज कितना होगा, देखिए अंदर वाले शेल पे कितना हो गया 2Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू 3Q, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया -Q। यहाँ पे 3Q प्लस स्मॉल q, मतलब कि 3Q मिलके यहाँ पे 6Q चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज सीखा कि ये तो फाइनल चार्ज इतने आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे इस पूरे स्फेरिकल शेल पे, मतलब कि ये चार्ज जो रहेगा, देखो क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चीज सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ, कि आखिर में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, मतलब कि ये चार्ज अंदर वाले सरफेस पे होगा या बाहर वाले सरफेस पे होगा, अंदर कितना होगा और बाहर कितना होगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक गॉस लॉ की और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले
आप ये चीज देखो कि इस वाले शेल पे टोटल चार्ज कितना होना है, अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस मिला के हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस पूरे शेल पे चार्ज होना है -q के बराबर। अच्छा, इस पूरे शेल पे कितना चार्ज होना है, 6q के बराबर, मतलब +6q। ठीक, तो सर्कल का मतलब कि अंदर और बाहर सरफेस दोनों का जोड़ के हम ये चार्ज लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपने को लिखना था कि अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज और बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज, तो हम क्या करते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर वाला चार्ज है बना लिया +q। उसके बाद ये जो A वाला शेल है इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना। ठीक है, तो जो भी थिकनेस होगी उसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखो ये शेल ड्रॉ किया, ठीक है, शेल को बस मैंने मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बनाया है ताकि उसकी थिकनेस को शो कर सकूं। ये है वही शेल, ठीक है, कंडक्टिंग। अब सोचो कि यहां पे अगर बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होना चाहिए, 0। 0 क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और मेटल के सरफेस पे भी एग्जिस्ट करेगा तो वो 90 डिग्री पे होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। आने वाले क्लास में उसको प्रूव भी कर सकते हो और आप भी खुद प्रूव कर सकते हो dV = E.dr वाले -E.dr वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो खैर वो सब चीजें बाद में आएंगे हम उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब सोचो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से मेटल के अंदर अंदर एक गॉसियन सरफेस हम ले, ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं इस तरीके से। ये जो डैश लाइन से हमने इस एक सरफेस लिया है ये अपना एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, 0। तो अगर इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के लिए E.ds की वैल्यू 0 होनी चाहिए। E.ds की वैल्यू 0, इसका मतलब q in की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, तो यहां पे ये पता चल गया कि q in की वैल्यू अपने को मिल गई 0। ठीक है, तो q in की वैल्यू 0 यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना है, तो +q यहां पे है तो इसका मतलब -q यहां पे होगा। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मेटल से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरे नेगेटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, यहां पे अंदर के सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तभी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सेंटर पे +q चार्ज, किनारे किनारे जो है वो -q चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो टोटल इस शेल पे होना कितना चार्ज था, -q हुई, तो इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होना चाहिए, -q अंदर के सरफेस पे होना चाहिए। इसका मतलब बाहर के सरफेस पे कितना चार्ज होगा इसके, 0। समझ में आ गई बात। ठीक, तो अगर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो इस पूरे सरफेस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, मतलब दोनों शेल के अंदर और बाहर सरफेस के ऊपर। तो अंदर और बाहर सरफेस के ऊपर फील्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो देखो ये अंदर वाला शेल हुआ, ये बाहर वाला शेल हुआ, अंदर और बाहर वाले शेल को कनेक्ट किया गया है एक वायर से। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना, -q के बराबर, इसके ऊपर नेट चार्ज +6q के बराबर। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिखता हूं, देखिए ये +q अपने वजह से अंदर के सरफेस पे इंड्यूस किया -q चार्ज, इसके ऊपर नेट चार्ज होना है -q, उसका मतलब बाहरी सरफेस पे चार्ज 0। ठीक, अच्छा ये 0 तो ये इंड्यूस करेगा यहाँ पे 0 चार्ज। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो बड़े वाले शेल के लिए। जो भी बच्चे थोड़े क्यूरियस होंगे वो क्या करेंगे, बड़े वाले शेल को भी थोड़ा मोटा करके बना लेना और उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेना, तो पता चलेगा कि वहां पे भी E.ds 0 आना चाहिए। तो q in 0 तभी आ सकता है जब यहां के सरफेस पे चार्ज कितना हो, 0 के बराबर। ठीक है, तो टोटल +6q अंदर वाले पे 0 चार्ज, इसका मतलब बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज, +6q के बराबर। क्लियर है बच्चा। ठीक, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इस शेल में लिख सकते हो कि अंदर के सरफेस पे कितना होगा और बाहर के सरफेस पे कितना होगा। ठीक है, चलो
जरा इसी की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देते हैं और इसको कर डालो। देखो, एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ये चार्ज है, ये शेल है कंडक्टिंग शेल, इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2q के बराबर, ठीक है। फिर एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज दे दिया +4q के बराबर, नेट चार्ज, ठीक है। मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज -2q है, इसके ऊपर नेट चार्ज +4q है। ये क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब उसके बाद आपको बताना क्या है कि अंदर और बाहर सरफेसेस पे कितने चार्जेस होंगे दोनों शेल के, ठीक है। एक बार कर डालो खुद से सोच के, बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगना चाहिए, ये आधे मिनट का सवाल है ये मात्र। तो देखो, +q चार्ज जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा, इस मेटल की ये जो शेल बनाया हमने, इसके अंदर फील्ड 0 होने के लिए q इन उस गॉसियन सरफेस के अंदर 0 होना चाहिए। मतलब ये जो शेल है इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस लेंगे उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पे +q चार्ज है बच्चा, तो बताओ अंदर के सरफेस पे कितना चार्ज, -q, ठीक। अच्छा, इस शेल पे टोटल चार्ज कितना होना है, -2q। तो -2q में से -q अंदर वाले सरफेस पे आ गया, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना, बाहर वाले सरफेस पे हो जाएगा -q, तभी तो -q मिलकर -2q बनाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आप ये मत सोचना कि इसका चार्ज बाहर आ जाएगा या बाहर वाले चार्ज का चार्ज कुछ अंदर जाएगा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, अब ये -q कितना इंड्यूस करेगा अंदर के सरफेस पे, ये इंड्यूस करेगा +q, ठीक है। अब ये सोचो, बाहर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होना था, +4q के बराबर। तो अब कौन सा लॉ यूज करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज +4q था, अंदर के सरफेस पे आ गया +q, तो बाहर के सरफेस पे कितना बचा, +3q। तो इस तरीके का यूज करके आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और इसमें यह पूछा जाए कि अंदर के सरफेस पे और बाहर के सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और इस शेल के कनेक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप डिफरेंट सरफेसेस पे, अंदर के सरफेस बाहर के सरफेस पे कितना चार्ज होगा ये निकाल देना। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ जाना आप इस लायक हो चुके हो कि जो भी कनेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे शेल के, वो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। देखिए, इस बार 3 शेल देते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस शेल पे टोटल चार्ज है +q, इस शेल पे -2q और इस शेल पे मान लेते हैं +q। रेडियस दे दिया तुमको इसका r, ये रेडियस हो गया 2r और ये रेडियस हो गया 3r के बराबर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब कनेक्ट किसको करने जा रहे हैं, अंदर वाले शेल को कनेक्ट कर रहे हैं बाहर वाले शेल से, ठीक है। ये स्विचेस है, ये देखो वायर यहां से उठा हुआ है ना, इसका मतलब कि ये वायर बीच वाले शेल से कनेक्टेड नहीं है। जो भी कनेक्शन है अंदर वाले शेल का बाहर वाले से कनेक्शन होगा जब स्विच को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड चार्जेस ऑन ईच शेल आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्क्रीन को पॉज करो, करना शुरू करो, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। स्क्रीन को पॉज करिए। मैं ये मानते हुए कि आपने पूरी ईमानदारी से इसको ट्राई किया है, इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, मान लेते हैं चार्ज का ट्रांसफर हुआ, हम मान लेते हैं कि अंदर वाले से चार्ज निकल के बाहर वाले पे चला गया, ठीक है। तो यहां से चार्ज Q मात्रा में कम हुआ और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज Q मात्रा में बढ़ गया। अच्छा, बीच वाले शेल के ऊपर क्या कोई चार्ज का चेंज आएगा? तो बीच वाले सरफेस जो है वो एक तरीके से आइसोलेटेड है, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है किसी भी शेल के साथ, तो इसका मतलब उस पर चार्ज चेंज नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि अंदर वाले सर हो सकता है
स्विच को क्लोज करने के बाद अंदर वाले सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाए, बाहर वाले सरफेस पे कुछ चार्ज चला जाए, ठीक है। लेकिन जब भी होगा इसके ऊपर नेट चार्ज अंदर सरफेस और बाहर सरफेस मिला के बीच वाले शेल का कितना होना चाहिए, -2q के बराबर, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए, इस शेल को A मान लेता हूं, बाहर वाले शेल को B मान लेता हूं, तो VA मस्ट बी इक्वल टू VB आफ्टर कनेक्टिंग स्विच। तो देखो सबसे पहले VA की वैल्यू लिखना शुरू करता हूं, तो VA लिखा तो VA की वैल्यू हो जाएगी खुद के चार्ज की वजह से KQ माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई R, बीच वाले शेल की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा तो K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 2R। अब यहां पे देख लेना नेगेटिव साइन बाहर लगा लिया मैंने, ठीक है। बाहर वाले चार्ज की वजह से प्लस K टाइम्स Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 3R, ये हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर VB की वैल्यू लिखते हैं, तो B वाले शेल पे जो पोटेंशियल जाएगा A की वजह से हो गया K टाइम्स Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई R प्लस K इंटू -2q, तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, तो K इंटू 2q डिवाइडेड बाई 2R, बाहर वाले पे देख रहे हैं ना, तो हाँ ये 3R होगा, ठीक। फिर बाहर वाले शेल की वजह से खुद के ऊपर ये हो जाएगा प्लस K इंटू Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3R। यहाँ पे भी देखो आउटर वाले शेल का कैंसिल हो गया जब इक्वेट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे VA इज इक्वल टू VB किया हमने। अब इसके बाद फिर अगर इक्वेट करेंगे तो आप देखो लास्ट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट वाले टर्म को कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या अपने पास, K टाइम्स Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई R माइनस K टाइम्स, देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो KQ डिवाइडेड बाई R, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा K इंटू Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3R और माइनस K टाइम्स 2Q डिवाइडेड बाई 3R। अब यहाँ से जो साफ हो उसको साफ कर दो, K हट गया दोनों तरफ से। आप अगली लाइन में लिखना, हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से R भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास फाइनल बचा, ठीक। तो उसके बाद सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे Q से Q तो कैंसिल हो गया, बचा इधर -Q इज इक्वल टू 3 आके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -3Q इज इक्वल टू बचेगा Q माइनस 2Q के बराबर, ठीक है। तो -2Q और इधर -Q, Q की वैल्यू आ जाएगी +Q/2 के बराबर। तो ये Q/2 वैल्यू आ गई स्मॉल q की, ठीक। इसकी वैल्यू जरा पुट कर देते हैं और सारे चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट कर लिया। अब देखिए शायद आपको ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा खुद से ही, सारे इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे भी आप चार्ज कैलकुलेट करो अगर कर चुके हो क्वेश्चन तो अगर मान लो कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें तो अंदर वाले शेल के ऊपर चार्ज कितना बचा है, स्मॉल q की वैल्यू Q/2 आई थी, तो मतलब अंदर वाले पे टोटल चार्ज बचेगा Q/2 के बराबर। अच्छा, बीच वाले सरफेस पे कोई चार्ज में चेंज नहीं, टोटल चार्ज है -2Q। जो आउटर शेल है जो कनेक्टेड था इसके ऊपर चार्ज है Q प्लस Q/2, इसका मतलब टोटल चार्ज हो गया 3Q/2 के बराबर, ठीक है। ये चार्जेस है। अब इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जरा। तो देखो ये Q/2 है तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं, भाई कोई भी शेल होता है उसके अंदर चार्ज नहीं रहता, बाहर सरफेस पर रहता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्जेस होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और पूरी वैल्यू कितनी रहेगी Q/2 के बराबर, ठीक। तो ये Q/2 हुआ, तो देखो ये क्या इंड्यूस करेगा, इस बीच वाले शेल पे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करेगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा -Q/2 के बराबर, ठीक है। तो अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ गया -Q/2, ठीक है। तो इसका मतलब और टोटल चार्ज कितना -2Q, इसका मतलब बचा हुआ 3Q/2 चार्ज कहाँ रहेगा, बाहरी सरफेस पे।
तो इसके बाहरी सरफेस पे भी चार्ज रहेगा और उस चार्ज का वैल्यू होगा -3q/2 के बराबर। तो -3q/2 और -q/2 कुल मिला के -2q हो गया। ठीक, अच्छा -3q/2 यहाँ पे चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा? +3q/2 के बराबर। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे। ठीक, और टोटल चार्ज कितना होना है? +3q/2। इसका मतलब बाहर सरफेस पे चार्ज कितना? 0। तो जो भी चार्ज होगा बाहरी शेल पे वो मात्र अंदर के सरफेस पे होगा, बाहर के सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक डालिए जो कि है अर्थिंग। इसको हटा रहा हूं मैं। अर्थिंग या फिर इसको बोलते हैं हम ग्राउंडिंग। ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है टू कनेक्ट विथ अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो अब अर्थ जो होता है आपने देखा होगा गांव में या फिर कहीं कहीं क्या करते हैं कि घर का जो कनेक्शन होता है उसमें से एक वायर निकाल के जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, या फिर घरों में आपने देखा होगा कि जो 3 पिन प्लग होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जैसे इस टाइप के आपने प्लग देखोगे, सबसे ऊपर वाला पॉइंट सबसे बड़ा होता है और उसके बाद के जो नीचे होते हैं वो 2 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने कि जो हाई वोल्टेज की चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर, एसी, वो 3 पॉइंट वाले होते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मोबाइल का चार्जर हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो होंगी वो मात्र 2 पॉइंट के साथ होंगी। इसका क्या लॉजिक है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कूलर है, ठीक है, वो चल रहा है और आपने क्या किया उसको, और कभी कभी ये अप्लायंसेज चलते हुए उनके ऊपर एक्सेस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो फिर जब आप उनको टच करोगे, जैसे मान लो कोई कूलर है जिसके ऊपर एक्सेस चार्ज इकट्ठा है, हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, तो जैसे ही आप टच करोगे उससे, वो चार्ज निकलते हुए क्या करेगा? ग्राउंड पे चला जाएगा और फिर आपको थोड़ी देर के लिए करंट की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये जो करंट की फीलिंग है जो आपको थोड़ी समय के लिए दुख पहुंचाएगा, इसी चीज से बचने के लिए क्या करते हैं? अर्थिंग का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक वायर, ये पॉइंट वाला वायर जिसको न्यूट्रल भी बोला जाता है, ये अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो जो भी अप्लायंस है उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज या कहीं से करंट आ रहा है वो आपको ना लग के क्या हो? अर्थ में चला जाए। इसलिए ये पॉइंट ले, इसीलिए आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि, और जो आप प्लग लगाते हो उसमें भी वो पॉइंट बड़ा होता है और थोड़ा सा आगे निकला होता है, ताकि जब आप प्लग को लगाओ तो सबसे पहले वो वाला पॉइंट कनेक्ट हो और तब जाके फिर ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो, कि अगर उसमें कुछ फॉल्टी कनेक्शन है भी तो आप शॉक से बच सको। ठीक है, तो देखो अर्थिंग का मतलब ये है अर्थ से कनेक्ट करना। ठीक, तो अर्थ से कनेक्ट करना, अभी ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमने, देखो 2 टॉपिक, एक तरीके से एक टॉपिक पढ़ा हमने कि शेल को शेल से कनेक्ट किया। अब ये कनेक्शन कैसा हो सकता था? वायर के थ्रू वही हो सकता था, या तो आप डायरेक्ट शेल को टच भी करा सकते थे, तो भी चार्ज का ट्रांसफर इस तरीके से होता। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी सेम चीज है, वही सेम अर्थिंग, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये जो अभी हमने एक तरीके का प्रॉब्लम सीखा, अर्थिंग भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें। क्या डिफरेंस आता है उसको एक प्रॉब्लम के से समझते हैं और फिर उसके बाद इसका नोट्स लिखते हैं कि आखिर में अर्थिंग है क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, इस टॉपिक को इतना लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व करिए, खुद ही आप समझ जाओगे कि अर्थिंग का क्या मतलब है। देखो एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है +q, +q चार्ज दिया हुआ, इसका रेडियस जो है वो r है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं? अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ठीक,
ये अर्थ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अर्थ का रेडियस आर जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखे फाइंड चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। आप सिंपल क्वेश्चन, अर्थ को कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ये तो कंडक्टिंग स्फीयर है ही, ठीक है, लेकिन अर्थ भी एक कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी कई सारे सॉल्ट, मतलब मिट्टी जो है उसके अंदर भी सॉल्ट होंगे, फिर उसके बाद फिर आप अंदर का जो मॉल्टेन मटेरियल है वो भी आयंस के फॉर्म में होता है। तो इस वजह से पूरा इसको हम क्या करते हैं, कंसीडरिंग अर्थ एज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अर्थ को एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मानते हुए सॉल्व कर डालो। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो कितनी होगी। ठीक, आर के टर्म में ही सॉल्व करना, ये आर और ये आर, ये मैंने वैल्यू लिख दिया, भले 6400 किलोमीटर, आप इसको कैलकुलेशन में ना यूज करना। और कैलकुलेशन जब सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में अप्रोक्सीमेशन यूज करना कि आर इज मच लेस देन आर ई, और जरा ये वैल्यू निकालो कि इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज बचा। खुद से कर डालो ये क्वेश्चन, ठीक है, बिना मेरे हेल्प के, ये मानते हुए कि ईमानदारी से आप ईमानदार तो हो ही, इसमें कोई शक नहीं है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो देख बच्चा, इसमें क्या है कि जब अर्थिंग हमने किया, अब धरती माता तो बहुत बड़ी है, अब उनका डायग्राम बार बार तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, ये अर्थिंग का एक सिंबल यूज करते हैं इस तरीके से। ये सिंबल का मतलब कि अर्थ से कनेक्ट किया गया है इसको। ठीक है, तो ये अर्थिंग का सिंबल हो गया, या फिर अभी बना ही लेते हैं। चलो एक प्रॉब्लम है, इसको बना लेते हैं। चलो देखो, ये अर्थ है जिसका रेडियस आर ई के बराबर। अच्छा, जैसे ही आपने स्विच को कनेक्ट किया, मान लेते हैं यहां से क्यू चार्ज निकल के अर्थ के ऊपर क्यू चार्ज आ गया। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर माना हो, इसका मतलब ये चार्ज भी जो होगा वो अर्थ के सरफेस पे फैल जाएगा पूरी तरीके से। अब इसको सॉल्व करें तो जो हमने प्रिंसिपल अभी सीखा हुआ है उस हिसाब से ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, आपस में ज्वाइंट है, तो इस तरीके से इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर, इसका मतलब ये हो जाएगा k टाइम्स q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई r शुड बी इक्वल टू k टाइम्स q डिवाइडेड बाई आर ई। मानते हो इस बात को? k को k से साफ कर दो, क्या बचेगा, q माइनस स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाई आर ई इज इक्वल टू q इंटू आर। ठीक, स्मॉल q की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा q आर ई इज इक्वल टू स्मॉल q r प्लस आर ई, और यहां से स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी q आर ई डिवाइडेड बाई r प्लस आर ई के बराबर। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे देखो, अगर आर ई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, ऊपर बचा q और नीचे बचा r डिवाइडेड बाई आर ई प्लस 1 के बराबर। अच्छा, r बाई आर ई की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू 0। भाई r कितना होगा, एक मेटल का स्फीयर लोगे 1-2 मीटर रेडियस का ले सकते हो। ठीक है, r ई की वैल्यू क्या है, 6400 किलोमीटर है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम हटा दें तो q की वैल्यू लगभग कितनी होगी बच्चा, कैपिटल Q के बराबर। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा चार्ज इस स्फीयर का कहां पहुंच जाएगा, अर्थ पे। देखो, होना भी चाहिए था कॉन्सेप्ट वाइज यही चीज। अगर ये, अब देखो ये स्फीयर था जब ये कनेक्टेड नहीं था, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए, ये जो स्फीयर था इसके ऊपर चार्ज क्यू फैला हुआ था। अब कोई भी स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज क्यू फैला हुआ है, तो यहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल तो कर रहा होगा ना, मतलब भले उस स्फीयर के ऊपर चार्जेस हैं, क्योंकि उनके पास जाने का और कोई दूसरा जगह नहीं है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं,
लेकिन सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको कनेक्शन दिया, इन सारे चार्जेस को दिख गया कि हमारे पास एक और जगह है रहने का जहां पे हम बड़े आराम से दूर दूर रह सकते हैं बिना एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल किए। ठीक है, तो ये रिपल्सन से बचने के लिए ये सारे चार्जेस को दिखा कि भाई अगर अर्थ के सरफेस पर हम बट जाएंगे तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्सन रहेगा ही नहीं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस नज़दीक हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे चार्जेस बहुत दूर दूर हो जाएंगे अगर अर्थ पे फैल जाएंगे तो। ठीक, तो इसलिए सारे चार्जेस क्या कर गए, निकल के अर्थ के अंदर चले गए। अब यहाँ पे एक और बात, अर्थ जब उस चार्ज को एब्जॉर्ब करेगी तो अर्थ का पोटेंशियल कितने से बढ़ेगा? सोचो, अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ तो बहुत बड़ा स्फीयर है, तो क्योंकि इसके बड़े साइज की वजह से इसका जो पोटेंशियल होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो अर्थ थोड़ा सा चार्ज दे भी देता है या चार्ज ले भी लेता है तो अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये मानते हैं हम कि अर्थ जो होता है वो इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, एक चीज देखा होगा आपने, जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनमें क्या करते हैं, टॉप पे जाके एक रॉड निकाला जाता है। ठीक है, ताकि अगर लाइटनिंग गिरे तो लाइटनिंग की वजह से क्या हो, वो लाइटनिंग उस वायर के थ्रू होते हुए, उस रॉड के थ्रू होते हुए, मेटालिक रॉड के थ्रू होते हुए अर्थ के अंदर चला जाए। तो जो भी चार्ज वो बिल्डिंग एब्जॉर्ब करेगा वो पूरा अर्थ के अंदर चला जाएगा और अर्थ पूरा उस चार्ज को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। ठीक है, तो सोचो कितना लाइटनिंग में कितना चार्ज गिरता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वो इस पे जो अर्थ है उसके पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ बात आपको याद रखनी है वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर हम टच कराएंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रहा है कि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि ये क्या, जितना भी चार्ज दोगे ये चार्ज उतना ले लेगा। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये अर्थ चार्ज दे भी देगा किसी सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो हम मानते हैं 0 वोल्ट। ठीक है, तो अर्थ 0 वोल्ट है, इसका मतलब किसी भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट किया जाए तो उसका भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी दो कंडक्टर को टच करते हो तो उन दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है। तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप टच करोगे अर्थ के साथ तो उसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और भले 0 वोल्ट को अचीव करने के लिए या तो अर्थ उससे चार्ज खींच लेगा या तो उसको चार्ज दे देगा। समझ में आई बात? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, इस पे प्लस क्यू चार्ज था और आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ ने क्या किया, इसका प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अगर मान लो ये स्फीयर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रहा होता तो इसको 0 पोटेंशियल पे लाने के लिए अर्थ क्या करता, अपने में से प्लस क्यू चार्ज निकाल के इस स्फीयर को दे देता ताकि इस स्फीयर का नेट चार्ज कितना, 0, और 0 हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी कितना, 0 के बराबर। समझ में आई बात? तो ये होता है अर्थिंग का मतलब कि अर्थिंग में आप किसी भी चीज को अर्थ से जब आप कनेक्ट करोगे बच्चा तो उसमें क्या होगा कि उनका पोटेंशियल जो होगा वो 0 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी बात को लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार और फिर इसके बाद इसके आगे लिखना शुरू करिए। लिखिए, अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड इट बिहेव्स एज इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज। फुल स्टॉप। इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी 0. So, any conductor which is earthed, also has 0 potential. Also has 0 potential. ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या अर्थिंग का मतलब यह है कि उस कंडक्टर पे चार्ज 0 हो जाएगा? जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि फाइनली जब आप इसको अर्थिंग दे देते हो तो इसका मतलब पूरा चार्ज अर्थ पे आ गया, तो अर्थ पे आने के बाद उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज बचा, 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या अर्थिंग का मतलब ये है कि मतलब कि जिस चीज को भी आप कनेक्ट करोगे अर्थ से उसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा? एक बार सोच लो खुद से और फिर उसके बाद आंसर करो।
ठीक है, मैं आंसर करता हूं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बॉडी आइसोलेटेड है, जैसा कि इस केस में था, मतलब आसपास कोई और चार्ज मौजूद नहीं था, ठीक है, तो उस केस में वो चार्ज होगा पूरा का पूरा अर्थ खींच लेगा, उसके ऊपर चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इस चीज को अभी लिख लेता हूं, अभी एक एग्जांपल से उसको शो भी कर दूंगा मैं। ठीक है, लिखिए इसके आगे, इफ पोटेंशियल इज जीरो इट डज नॉट मीन दैट चार्ज इज ऑल्सो जीरो, दैट चार्ज इज ऑल्सो जीरो। फुल स्टॉप। If conductor is isolated, if conductor is isolated, then only charge is zero. Then only charge on conductor is zero. ऐसे लिख लीजिए, charge on conductor is zero. ठीक है, इसका क्या मतलब है जरा जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट कर देते हैं। देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे एक स्फेयर है, ठीक है, उसको हम अर्थ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अर्थ का सिंबल जो अर्थिंग का है वो इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अर्थिंग का सिंबल है, मतलब अर्थ से आपने कनेक्ट किया। तो यहाँ पे स्विच है। अब सोचो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक, तो प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू की दूरी यहां से हो गई आर के बराबर, ये दूरी दे दिया, और इसका जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड चार्ज दैट इज, या ऐसा पूछ लिया जाए, ये शुरू में अनचार्ज स्फीयर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर that comes from earth when switch is closed। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या होगा कि जब स्विच शुरू में ये अनचार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे यहां पे क्या होगा, अर्थ से कुछ ना कुछ चार्ज निकल के उसके ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, इसका रीजन भी देख लेते हैं अभी कैलकुलेशन में। देखो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इस पॉजिटिव चार्ज को अभी अर्थिंग नहीं दिया है इसके ऊपर, ये बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इस स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर जो दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कितना होगा ये अभी मैं नहीं पूछ रहा, बस ये बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव की वजह से इसका पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। कितना पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा उसको आपने प्रॉपर एक क्लास में अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो भाई जो सेंटर का पोटेंशियल होगा वही इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर का भी पोटेंशियल होगा। तो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसके सेंटर का पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर लिखें तो वो कितना होना चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए V इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के बराबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना पोटेंशियल देगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अब सोचो जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे अर्थ क्या चाहेगा कि उसका पोटेंशियल जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये दे रहा है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल को जीरो करना है। इसका मतलब अर्थ के पास जीरो इसका पोटेंशियल पहुंचाने के लिए क्या ही रास्ता बचा कि अर्थ अपने में से नेगेटिव चार्ज निकाल के इस स्फीयर के ऊपर दे दे। तो अगर अर्थ इसमें से अपने में से नेगेटिव चार्ज अगर इस स्फीयर पे दे देगा तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, अर्थ ने जो नेगेटिव चार्ज दिया उसका नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों मिलके इस स्फीयर के ऊपर कैसा पोटेंशियल हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, और वही पहली और अंतिम इच्छा है अर्थ की कि हमसे जो भी चीज कनेक्ट हो उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि अर्थ से कितना चार्ज निकल के आया यहाँ पे, डेल्टा क्यू के बराबर। ठीक है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है, डेल्टा क्यू निकालना है अपने को।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं, इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस स्फीयर को अर्थ किया गया है, ठीक है, इस वजह से पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चा, 0 के बराबर। तो अगर 0 के बराबर होगा तो पोटेंशियल का अब इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे कितने चार्जेज हैं, 2 चार्ज, एक प्लस क्यू वाला जो r दूरी पे है और एक डेल्टा क्यू जो कि उस स्फीयर के सरफेस पे है। तो एक बार पोटेंशियल का इक्वेशन लिखता हूं, देखो q डिवाइडेड बाई, या k के फॉर्म में के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस k टाइम्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये पोटेंशियल किसकी वजह से, ये पोटेंशियल है इस स्फीयर के ऊपर के चार्ज की वजह से। ये कुल मिला के कितना होना चाहिए बच्चा, 0 के बराबर। अब देखो k को k खा गया, क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा q अपॉन r इज इक्वल टू माइनस या डेल्टा q अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस q अपॉन स्मॉल r। मतलब डेल्टा q की वैल्यू कितनी, माइनस q कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो इतना चार्ज होगा अर्थ अपने में से निकाल के दे देगा इस स्फीयर को। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि अर्थिंग का मतलब ये कतई मत समझना कि अर्थिंग का मतलब ये होता है कि चार्ज का 0 हो जाना। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का 0 होना। समझ में आया ये, ठीक है। अब पोटेंशियल को 0 करने के लिए चाहे धरती माता पॉजिटिव चार्ज दे दे चाहे नेगेटिव चार्ज दे दें, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आसपास सराउंडिंग का चार्ज कैसा है उस कंडक्टर के। अगर उस कंडक्टर के ऊपर आसपास कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 तभी होगा जब उसके ऊपर नेट चार्ज भी 0 होगा। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बेसिक टाइप का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखे, फाइंड नेचर ऑफ नेट चार्ज, फाइंड नेचर ऑफ net charge that appears on conductor uncharged conductor। ठीक है, मतलब ये uncharged कंडक्टर है, that appears on uncharged conductor after earthing। ये पहला पार्ट है बच्चा। और उसके बाद 3 पार्ट देंगे। आप बस ये बताना है कितना चार्ज होगा, इससे मतलब नहीं है, बस ये बताना है कि नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कंडक्टर के ऊपर। पहला पार्ट है, देखो खुद से सोच के बताओ कितना आंसर होना चाहिए जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ चार्ज आपको लिखना है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर कैसा होगा, सोचो। इस पॉजिटिव की वजह से इस मेटल के ऊपर कैसा पोटेंशियल, पॉजिटिव। अब इस पोटेंशियल को 0 करना है, इसका मतलब अर्थ कैसा चार्ज ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव। तभी जाके इस पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल मिलके 0 होगा और अर्थिंग वाले का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। इसका मतलब नेचर ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर कैसा, नेगेटिव। ठीक, चलो एक और देखते हैं। सेकंड, एक कंडक्टर है कैविटी वाला और यहां पे -q चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, कंडक्टिंग शेल है। अच्छा, शेल ये जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही हो, ठीक है, टेढ़ा है, मार मार के पचका दिया है इसको। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक, अब स्विच क्लोज किया जाएगा तो बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल पे है ये। अब अर्थ चाहेगा कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो तो इस वजह से अर्थ क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज दे देगा, इसका मतलब कि यहाँ पे नेचर ऑफ चार्ज जो हो जाएगा वो पॉजिटिव। समझ में आया बात। तो जरूरत पड़ने पे अर्थ चार्ज ले भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है। थर्ड पार्ट देखो, ये वही मेटालिक कंडक्टर है,
इसको कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ से, आसपास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इन सराउंडिंग। तो अब यहाँ पे स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इस कंडक्टर के ऊपर अर्थ करने के बाद कैसा चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा। भाई ये पहले से ही जीरो पोटेंशियल पे, आसपास भी कोई चार्ज नहीं है, इस कंडक्टर पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नो चार्ज ऑन कंडक्टर। यहाँ पे आसान था। चलो अब उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखे फाइंड, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू शेल इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहला केस देखो, स्फेयर है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इसका रेडियस आर के बराबर, और इसको अर्थिंग कर दिया। ये पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट, या पहले एक पहला पार्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं होमवर्क देता हूं बाकी सारे पार्ट करने के लिए। तो पहला पार्ट देखो कर लिया। ठीक, तो जैसे ही बच्चा इसको कनेक्ट करेंगे, मान लेते हैं इसके ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज आ गया। ठीक, तो डेल्टा क्यू चार्ज आ गया, तो डेल्टा क्यू नेचर कैसा होगा इसका? नेगेटिव। कैलकुलेशन में अपने आप आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो अर्थ देगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ताकि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल मिलके जीरो पोटेंशियल अचीव कर सकें। तो इक्वेशन लिखते हैं भाई, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, डेल्टा क्यू की वजह से पोटेंशियल, के इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई आर, कुल मिला के होना चाहिए जीरो। इसका मतलब स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल क्यू की, डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी माइनस क्यू अपॉन आर, आर से आर तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, ये आंसर होगा इसका पहले पार्ट का। चलो दूसरे पार्ट पे आते हैं। यहां पे सेकंड पार्ट में क्या किया, एक डाइपोल रख दिया गया। एक स्मॉल डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, स्मॉल डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला पता होगा कितना होता है। ठीक है, तो अब यहां पे इस डाइपोल को रखा गया, तो ये इसका एक्सियल पोजीशन, और यहां से दूरी सेंटर से इस डाइपोल की दी हुई है x के बराबर। ठीक है, x यहां पे क्या किया, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब x दूरी पे ये रखा गया है इस सेल से। ठीक, तो इसकी वैल्यू को अब लिखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है। आपको ये पता लगाना है कि शेल के ऊपर, कंडक्टिंग शेल के ऊपर कितना चार्ज आएगा इसकी वजह से। कर डालो इस बार, डेल्टा क्यू चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करो। तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस स्फेयर का? वो होगा बच्चा के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, प्लस इस डेल्टा क्यू की वजह से डेल्टा क्यू के टाइम्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये डेल्टा क्यू की वजह से पोटेंशियल हो गया, ये कुल मिला के होना चाहिए जीरो। ठीक है, के को के खा गया, देखो डेल्टा क्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू बच्चा आएगा माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आर, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज होगा। अब एक होमवर्क देता हूं, इसका थर्ड पार्ट, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे अर्थिंग के ऊपर। इसका थर्ड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क है। एक शेल है r रेडियस का और दूसरा शेल दे दिया 3r रेडियस का।
ठीक है। इसके ऊपर -Q चार्ज और इसके ऊपर +Q चार्ज दे दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर वाले शेल की अर्थिंग करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले शेल की अर्थिंग करेंगे, तो जैसे ही अर्थिंग होगा कुछ चार्ज यहाँ से निकल के या तो अर्थ में जाएगा या तो अर्थ से इस पे आएगा। बाहर वाले शेल पे कोई चार्ज का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे अर्थिंग की जाएगी तो इस पे चार्ज कितना अर्थ से ट्रांसफर होगा इसके ऊपर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टॉप जो कि मेन क्वेश्चन लिखा था। तो ये तीसरा पार्ट आप खुद से सॉल्व करिएगा बच्चा। अब जो है इलेक्ट्रोस्टैट एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। अर्थिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे ही हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी थोड़ी बची हुई है, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको कवर कराना बाकी है, ठीक है। बाकी बुकलेट के क्वेश्चन को आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं दिक्कत आती है तो खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे के पॉइंट सीखेंगे, लेकिन आपका एक टेस्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो इस वजह से पूरे चैप्टर का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, ठीक है। और अर्थिंग जो आज पढ़ाया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।